हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्य सिंह है। मैंने क्लैट और एलेट 2019 एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट रैंक हासिल की है और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैंने 12th के साथ ये एग्ज़ाम दिया है, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे 12th बोर्ड्स में 95.2% आई थी। मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से 12th की है, मेरे पास मैथ्स भी थी। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि 12th के साथ क्लैट की प्रिपरेशन कैसे मैनेज की। तो मैंने दो चीज़ें करी। सबसे पहले तो मैंने 11th ग्रेड से ही क्लैट की तैयारी चालू कर दी थी। काफ़ी लोग 11th ग्रेड को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और क्लैट की तैयारी 12th से ही चालू करते हैं, तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 11th में भी ऐसे तैयारी की जैसे कि क्लैट 2018 ही मेरा क्लैट हो। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मैं एक्चुअली 12th में आया काफ़ी अच्छा लेवल मेरा पहले से ही था और मैंने पूरे साल सिर्फ उसको इम्प्रूव किया। सेकेंडली, मैंने 12th की पढ़ाई पूरे साल करी और कंसिस्टेंटली मैं 12th के लिए भी पढ़ता था। इससे ये फ़ायदा हुआ मुझे कि बोर्ड्स के टाइम मैं को क्लैट की प्रिपरेशन छोड़नी नहीं पड़ी। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ देते हैं और लास्ट में क्लैट के लिए नहीं पढ़ते। तो क्योंकि हमारा एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है, इससे आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी, ये आपके लिए गलत हो सकता है। तो मैंने पूरे साल 12th की तैयारी करी और इसीलिए क्लैट की प्रैक्टिस मेरी नहीं छूटी। जैसा कि आपको पता ही होगा, क्लैट में 200 क्वेश्चंस आते हैं। जीके से स्टार्ट करते हैं। जीके में 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है क्योंकि विदिन 10 मिनट्स आप ये 50 मार्क्स में से आपको जितना आता है हासिल कर सकते हैं। तो जीके में भी करेंट और स्टैटिक जीके होती है। स्टैटिक जीके के लिए मैंने तरुण गोयल की बुक रेफ़र करी और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री और मिसलेनियस मैं मानता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करी, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़े। करेंट जीके के लिए एक चीज़ ध्यान में ये रखनी चाहिए कि अराउंड आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखें, बट उन सोर्सेज में से आपका रिटेंशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा है लोग 10-10 सोर्स ले लेते हैं और उसके बाद रिटेन नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं करने की ज़रूरत है। पर्सनली मेरे पास 6 सोर्सेज थे। द हिंदू न्यूज़पेपर मैं रेगुलरली पढ़ता था क्योंकि जब मैंने क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज़ किए, मुझे पता चला कि काफ़ी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर से क्वेश्चन उठ के आते हैं, वो हो सकता है आपको और किसी सोर्स में ना मिले। तो इसीलिए मैंने पूरे साल 11th-12th के बावजूद, बोर्ड्स के बावजूद पूरे साल रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ा और मैं हर जने को यही रिकमेंड करूँगा, इवन 12th को, आपके पास जितना भी टाइम है न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, वो हर चीज़ में हेल्प करता है, जैसे मैं आगे बताऊँगा। फिर जीके टुडे वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, उससे मैंने तैयारी की। मंथली मैगज़ीन मैंने पढ़ी, कॉम्पिटिशन एंड फोकस। बाकी मेरे कोचिंग का मटीरियल था। तो बस सोर्सेज को लिमिटेड रखिए और वहाँ पे आपका रिटेंशन अच्छा होना चाहिए। फिर मैथ्स पे आते हैं। काफ़ी बच्चे मैथ्स छोड़ देते हैं क्योंकि मैथ्स 20 मार्क्स की होती है क्लैट में। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप 18-19 का स्कोर ले आते हैं, वो अचीवेबल भी है और काफ़ी इससे आपको एज मिल जाता है बाकी लोगों पे, क्योंकि काफ़ी लोग मैथ्स की तैयारी ढंग से नहीं करते हैं। तो मैथ्स में मैंने ये देखा कि प्रैक्टिस करी और साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करी। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा टाइम बच गया, क्योंकि एक चीज़ होती है कि 20 क्वेश्चंस आप करके आएँ, एक होता है 20 मिनट्स में आप वो 20 क्वेश्चंस करके आएँ। तो मैथ्स में आप इजीली मार्क्स ला सकते हैं। बस कई लोगों को मैथ्स फोबिया होता है, वो मैथ्स इसीलिए छोड़ देते हैं। मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे लोगों के साथ जो आती है वो उनके माइंड में ही है, क्योंकि वो ऐसा समझ लेते हैं कि उनसे मैथ्स होगी ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है क्लैट की मैथ्स में। आप ये अपनी पहली बात तो अपने मन से निकालें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, तो आप मैथ्स में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई भी आराम से कर सकता है। फिर कमिंग टू लॉजिकल रीजनिंग मैं पहले से भी काफ़ी प्रैक्टिस करता था। मैंने NTSC दिया था 10th में उसके लिए। उसके अलावा मैं RS अग्रवाल की बुक रेफ़र करता था, कोचिंग का मटेरियल रेफ़र करता था। मैंने लॉ प्रेप जयपुर से ही कोचिंग की है। तो एक चीज़ लॉजिकल रीजनिंग में ये है, आप प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। ऑनलाइन काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लाउड अफेयर्स है और भी हैं। तो इनसे आप प्रैक्टिस करें। क्रिटिकल रीजनिंग में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप अपनी तरफ से बायस ना हो। खासकर आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस में ये दिक्कत आती है कि हम जिस आर्ग्यूमेंट को फेवर करते हैं हम उसको सही कराते हैं, दूसरे को देखते ही नहीं है। तो ऐसा क्रिटिकल रीजनिंग में नहीं करना है। उसी पैसेज पे, उसी स्टेटमेंट पे स्टिक करिए और अपने सारे बायसेस, प्री कंसीव नोशंस हटा दीजिए, तो आप लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश पे मैं आता हूँ। इंग्लिश को मेरी एक जो पीस ऑफ एडवाइस मैं देना चाहूँगा वो ये है, इंग्लिश को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। काफ़ी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी इंग्लिश पहले से अच्छी है तो इंग्लिश पे काम नहीं करते हैं।
वोकेबलरी में मैंने नॉर्मन लुइस की 2 बुक्स हैं, वर्ड पावर मेड इजी है, एक और है, मैंने वो बुक्स सबसे पहले रेगुलरली करी क्योंकि वो सेशंस में डिवाइडेड है तो वो रेगुलरली करने से रिटेंशन बढ़ता है। फिर मैं रजिस्टर्स बनाता था वोकेबलरी के डेली, ये मैंने पूरे साल किया है, भले ही अगले दिन मेरा प्री बोर्ड हो, मेरे बोर्ड्स हों, मैंने रेगुलरली 10 वर्ड्स वोकैब के विद सिनोनिम्स एंड सेंटेंसेस किए हैं। और वोकेबलरी में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, जैसे मैंने वर्ड लिस्ट करी, मैं वर्ड लिस्ट रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी वर्ड लिस्ट ले लें और रोज़ के 10 वर्ड्स करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जब नई नई वर्ड लिस्ट करेंगे, सेम इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके रिपीट होते जाएंगे और इससे आपको याद रहेंगे, वरना एक बार करा हुआ वर्ड एग्ज़ाम के टाइम याद नहीं रहेगा। फिर मैं संडे को पिछले 1 महीने के वर्ड्स रिवाइज़ करता था, उससे काफ़ी वर्ड्स बार बार आपके सामने आएंगे, जितना उतना आपके लिए बेटर होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग विल हेल्प क्योंकि एडिटोरियल्स में वर्ड्स आपके सामने दोबारा आएंगे। देन कमिंग टू ग्रामर, मैं ग्रामर के रूल्स मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़े, और ग्रामर के रूल्स पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब रीडिंग करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हैं या फिर खुद कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, आप कॉशियस रहिए, जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं उन्हें यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप पढ़ लेंगे फिर एग्ज़ाम के दिन याद नहीं रहेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा आप उन रूल्स को बार बार यूज़ करिए और रिवाइज़ करिए। देन कमिंग टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, न्यूज़पेपर अगेन मैंने 4 बार अभी नाम ले लिया और मैं लूँगा बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट। न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे तो एडिटोरियल से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और जिस लेवल के, मुझे लगता है द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता था, जिस लेवल के एडिटोरियल्स वहाँ आते हैं उसी लेवल के आप एग्ज़ाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उसी लेवल के एडिटोरियल्स द हिंदू में मिलेंगे। देन कमिंग टू लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा स्टिक टू द प्रिंसिपल। बच्चे यही गलती करते हैं, वो घर पे तैयारी करते हैं, कहीं भी तैयारी करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम में प्रिंसिपल नहीं पढ़ते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, भले ही वो आपको रिपीटेड लग रहा हो, कई बार एक वर्ड से आंसर बदल जाता है और ऐसे क्वेश्चंस गलत कर दिए अगर हमने तो फिर हम काफ़ी पीछे हो जाते हैं दूसरों से। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ना है, पहली बात तो ये, भले ही वो रिपीटेड लग रहा हो उसे ही ट्विस्ट कर देते हैं। सेकेंडली पास्ट ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि लीगल रीजनिंग इन पर्टिकुलर में पास्ट क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, तो पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस कीजिए। मैंने अराउंड 80 मॉक टेस्ट लिए और मॉक टेस्ट से काफ़ी फ़ायदा हमें मिलता है लीगल रीजनिंग में खासकर, क्योंकि नए क्वेश्चंस भी, काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए भी एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में आप उसका कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर आप एक सिमिलर क्वेश्चन फेस करें तो आप अचानक से घबरा ना जाएँ और आप कंसेप्ट आपको पता होगा तो ऑब्वियसली सही होगा। अब मैं बात करता हूँ मॉक टेस्ट की। तो मैंने जैसे बताया मैंने 80 मॉक टेस्ट लिए हैं और जितने हो सके आप मॉक टेस्ट लीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था क्लैट एक प्रैक्टिस बेस्ड एग्ज़ाम है। आप जितना पढ़ते हैं वो उतना ही रेलेवेंट है जितना आप ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि उन 2 घंटे में हमें कैसे अपना पेपर करना है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5 सेक्शंस मैंने बताए। मैंने सबसे पहले जीके किया, विद इन 10 मिनट्स मैंने उसे फिनिश किया। फिर मैं लीगल रीजनिंग करता था क्योंकि मैं मानता हूँ उसमें आपको एक फ्रेश माइंड से क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं क्योंकि कई बार काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं। तो सेकेंडली मैं लीगल करता था विद इन आई गेस 35 to 40 मिनट्स। फिर उसके बाद मैथ्स में 20 मिनट्स ही देता था और मैं एम करता था कि मैं सारे क्वेश्चंस करूं क्योंकि मैंने बताया टाई ब्रेकर सेक्शन है, काफ़ी आपके लिए आपको अलग कर सकता है दूसरों से। फिर उसके बाद मैं यूजुअली लॉजिकल रीजनिंग करता था या फिर इंग्लिश ज़्यादा करता था, इंग्लिश करता था मैं 4th, और 5th मैं लॉजिकल रीजनिंग करता था। तो अब ये आप अपने हिसाब से बनाइए स्ट्रैटेजी, और ये स्ट्रैटेजी कोई ऐसी फिक्स नहीं थी कि हर पेपर में यही चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी मुझे लगता था कि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी इजी है, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश को लास्ट रखेंगे। उल्टा होगा तो लॉजिकल रीजनिंग को भी लास्ट रख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर ऑन दैट डे हाउ इट कम्स एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आप अपनी पहले से ही बना लें, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगी। एक्सपेरिमेंट्स करें, उस मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आते तो इससे आप ये लेसन ले सकते हैं कि मेरे लिए अच्छी नहीं है, बट एक्सपेरिमेंट्स करने में कोई बुराई नहीं है। फिर उसके बाद आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने मिलेंगे मॉक टेस्ट से। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें। मैं स्वॉट एनालिसिस करता था, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, जिससे मुझे पता चलता था कि एग्जैक्टली मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करता था। फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट से आपको एक ये भी हेल्प मिलती है कि आप फेमिलियर हो जाते हैं विद द पैटर्न
एंड विद द डिफ़िकल्टी लेवल्स, बिकॉज कई बार पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो बच्चों का मोराल डाउन हो जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल, ये याद रखिएगा अगर डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है। एंड उसमें फिर गेम यही रह जाता है कि कौन जितना उसको नॉलेज है वो उस नॉलेज को ट्रांसलेट कर सकता है इनटू मार्क्स। अगर आप पैनिक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आप रेस से उसी वक्त आउट हो जाते हैं। OMR मैं डिस्कस करूँगा कि OMR मैं कैसे फिल करता था। तो OMR का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि OMR में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए हमारा। इसीलिए ये सोचते हुए मैं हर क्वेश्चन के बाद OMR भरता था। तो काफ़ी इससे टाइम, आपको लगता होगा कि टाइम इससे वेस्ट होगा, बट ये सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है क्योंकि आज तक मेरा तो कोई क्वेश्चन OMR के कारण गलत नहीं हुआ। काफ़ी लोगों के हुए हैं, काफ़ी लोगों के क्लैट में भी हुए हैं। तो OMR स्ट्रैटेजी आप अपने हिसाब से बनाएं। मेरे लिए इसलिए काम करता था क्योंकि मैं ओवर 3 years मैंने इसे प्रैक्टिस किया है, 1 year फॉर NDSE एंड 2 years फॉर क्लैट। तो जब तक मैंने क्लैट दिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था इसके कारण, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई थी। तो जो भी आप मेथड पकड़ें उसे बहुत जल्दी फाइनलाइज कर लें और प्रैक्टिस करें। मॉक टेस्ट भी ऑफलाइन दें, उनमें प्रैक्टिस करें उस मेथड को, ताकि आपका OMR में कुछ गलत ना हो। और OMR से डरने की ज़रूरत नहीं है जैसा काफ़ी लोगों को लगता है। काफ़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, मतलब OMR बेस्ड एग्जाम इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। फिर उसके बाद ऑफलाइन रीडिंग की हैबिट रखें, क्योंकि क्लैट इस बार अब ऑफलाइन हो चुका है और अभी तक पता नहीं है कि कब ऑनलाइन हो जाए। तो ऑफलाइन आप रीडिंग करें, न्यूज़पेपर इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ क्योंकि उससे रीडिंग हैबिट काफ़ी ऑफलाइन में आपकी बन जाती है। नाउ कमिंग टू हाउ आई यूज्ड टू स्टडी, बिकॉज ये भी मुझसे काफ़ी पूछा गया है। लाइक मेरे पास यूजुअली 6 to 7 आवर्स होते थे रोज़ पढ़ने के लिए। तो मैंने जैसे बताया मैं 1 to 2 आवर्स तो स्कूल को देता ही था, उसके अलावा मैं क्लैट को टाइम देता था। मैं द हिंदू, GK टुडे और वोकैबलरी जैसे मैंने बताया मैं रेगुलरली करता था। उसके अलावा जैसे जो रिविजन्स करने हैं मैथ्स में, लीगल रीजनिंग में, जहाँ भी, और वो मॉक्स के वीकनेसेस के हिसाब से मैं पढ़ता था। तो स्ट्रैटेजी आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप हमेशा टारगेट सेट करें। मतलब सिर्फ घंटे पढ़ने के लिए ना पढ़ें कि मुझे 4 घंटे पढ़ना है तो मैं 4 ही घंटे बैठूंगा, उसके 1 मिनट ऊपर नहीं 1 मिनट नीचे नहीं। आप अपने टारगेट सेट करें कि आज मुझे इतना पढ़ना है तो उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा और उसके हिसाब से चलें। मैं GK वीकेंड्स में, खासकर वीकेंड्स पे रिवाइज़ करता था GK और वोकैब। तो वीकेंड्स पे मैं 10 to 11 आवर्स की सिटिंग भी दे सकता था। तो ये भी मुझसे कई बार पूछा गया है कि जैसे इतनी मैंने सिटिंग कैसे डेवलप की। ये ग्रेजुअली ही डेवलप होती है, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे जून 2017 में अगर प्रिपरेशन चालू की तो पहले दिन से 11 घंटे में पढ़ सकता था। इट्स समथिंग यू हैव टू बिल्ड स्लोली और कंसिस्टेंटली आप ऐसी सिटिंग दें। और बिल्कुल ये ना सोचें कि ये अनअचीवेबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और प्रैक्टिस और कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो फिर आपकी सिटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि जैसे काफ़ी बार ये भी पूछा है, तो मैं यही कहूँगा कि सोशल मीडिया आपको बिल्कुल 100% ऐसा नहीं कि आपको उससे अवॉइड ही करना है और आप कभी यूज़ ही ना करें, बट द यूज़ हैज़ टू बी वेरी लिमिटेड। लाइक फॉर मी यूट्यूब पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल्स हैं बैंकिंग के लिए, क्लैट के लिए भी। आई यूज़ टू वॉच देयर वीडियोज़, उससे काफ़ी मेरी GK भी इम्प्रूव हुई। और व्हाट्सएप भी कभी कभी, जैसे आप अपने टीचर्स से मैं डाउट्स भी डिस्कस करता था, काफ़ी बार आपको अपने फ्रेंड से भी हेल्पफुल एडवाइस मिल सकती है। तो ये आप पे है, उसे कंस्ट्रक्टिवली यूज़ किया जा सकता है और कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें उस पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, स्पेशली फॉर द 11th एंड 12th विल बी अपेयरिंग फॉर क्लैट 2020 और 21। तो 12th के लिए तो खासकर मैं कहूँगा टाइम काफ़ी लिमिटेड है, बट देन डोंट फील डिजेक्टेड कि बोर्ड्स और क्लैट साथ में है। इट्स वेरी मच अचीवेबल। एंड मैं ये सबसे पहले तो कहूँगा फिक्स योर प्रायोरिटी। दिस इज़ फॉर 12th, फिक्स योर प्रायोरिटी। Like I have seen people who will do everything for CLAT also and who will try to do everything for boards also. So don't do that. It's not, I don't think it's achievable. You have to set a target for yourself ki what is your ultimate aim. I think it's the answers will be CLAT for all the CLAT aspirants, and accordingly you should put boards a little on a little back foot and then prepare for CLAT aggressively. That should be the strategy for you. 11th के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी 11th को रेगुलरली ना लें। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम सेइंग दिस, एंड द रीज़न इज़ कि 12th में काफ़ी प्री बोर्ड्स भी होते हैं, बोर्ड्स भी होते हैं, काफ़ी आपके ऊपर प्रेशर होता है। आप अपनी प्रिपरेशन अगर 11th में ही चालू कर देंगे तो इन 12th आपको उतना लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और आप इससे रिलैक्स माइंड से क्लैट अपेयर कर सकते हैं और काफ़ी आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा डेफिनेटली। तो फिर देन कमिंग टू हाउ आई यूज़ टू रिलैक्स, सो इट वॉज नॉट लाइक कि अगर मैं 10 to 11 आवर्स की सिटिंग भी दे रहा हूँ तो मैं जस्ट पढ़ ही रहा हूँ पूरे दिन में। आई यूज़ टू पुट 1 hour ब्रेक्स इन बिटवीन। आई यूज़ टू वॉच द TV ऑल्सो।
आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन रेगुलरली और गो फॉर वॉक्स. सो अल्टीमेटली यू हैव टू डू समथिंग, मैं ऐसा मानता हूँ, जिससे आप थोड़े टाइम के लिए आप रिलैक्स कर पाएँ अच्छे से पूरी तरह. और जब आप रिलैक्स कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ रिलैक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम आप क्लैट के बारे में ना सोचें. और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम आप पूरा फोकस वही करें. बेसिकली जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं उसी पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ताकि आप रिफ्रेश्ड भी रहें काफ़ी. आउटिंग्स भी कभी महीने में, इफ़ यू डू इट लाइक वंस अ मंथ और समथिंग, इट्स नॉट बैड, बट देन यू हैव टू कॉम्पनसेट फॉर इट ऑब्वियसली, बिकॉज अल्टीमेटली काफ़ी आपको अगर अच्छी रैंक अचीव करनी है, लाइक यू ऑल नो कंपटीशन काफ़ी हाई है. 53 सीट्स इन LHS बैंगलोर एंड 65,000 पीपल. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क. आपको अपने एफर्ट में ऑनेस्ट होना पड़ेगा. आप एक्सक्यूजेज नहीं बना सकते. इवन इफ़ यू फील समटाइम्स, यू लाइक एवरीवन फील्स लो समटाइम्स पढ़ने का, जैसे कहते हैं कि मन नहीं करता है, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर एफर्ट. यू हैव टू कीप योर ड्रीम इन माइंड कि आपको NLS बैंगलोर या टॉप 3 NLUs में पहुंचना है. लॉ ऐसा करियर है जो आपने फाइनली डिसाइड किया है कि मुझे परस्यू करना है, तो मुझे ये परस्यू करना है. वो ड्रीम आपके माइंड में रहेगा तो आप कोई भी डिफ़िकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं. एंड अगर आप ये इन फेजेस को ओवरकम कर पाते हैं विदाउट गेटिंग डिजेक्टेड और डीमोटिवेटेड, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्लियर क्लैट. बट जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट लेट एनीथिंग बॉग यू डाउन. देन अगर जैसे कभी होता है, फेजेस आते हैं जब आपके मॉक टेस्ट में या फिर इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होता है, तो हाउ टू डील विद दैट. सो द मेजर थिंग इज़ कि यू हैवंट फेल्ड अंटिल द क्लैट 2018 रैंक लिस्ट शोज दैट यू हैव. कीप दैट इन माइंड. अगर मॉक्स में आपका कम स्कोर आ रहा है, जब आपको बस ये एक चीज़ है कि आपको रीज़न पता होना चाहिए. आप उसे एनालाइज करें उस मॉक को अच्छे से और अपने फेलियर से सीखें. क्योंकि अगर आप अपने फेलियर से नहीं सीख रहे हैं तो देन क्लैट में वो चीज़ रिपीट हो सकती है. और हमारा एम मॉक्स में यही है कि मैं वो हर फैक्टर एलिमिनेट कर दूं जो मुझे क्लैट में बॉक डाउन कर सकता है. तो क्लैट के लिए आप उन वीकनेसेस पे वर्क करें, उन्हें अच्छे से करें एंड मोटिवेटेड रहें, अपने हाइस्ट को याद रखें. सो कमिंग टू नेगेटिव मार्किंग इन क्लैट, काफ़ी लोगों को नेगेटिव मार्किंग से एप्रीहेंशन होता है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण स्कोर काफ़ी लो हो जाता है. देखिए, क्लैट में अगर सही करने पे 200 क्वेश्चन में से हर क्वेश्चन को सही करने पे +1 है और नेगेटिव -0.25 ही है. तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टूडेंट फेवरिंग नेगेटिव मार्किंग है. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चंस आपने अगर इंटेलिजेंट गेसेस लगाए, सबसे पहले तो जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को तुक्के कहीं नहीं लगाने हैं, ब्लाइंड गेसेस मत लगाइएगा. मतलब इस बार भी जैसे क्लैट 2019 जिन लोगों ने दिया वो अच्छे से जानते हैं, 0.25 पे भी काफ़ी रैंक्स गए हैं. तो यू कांट अफोर्ड टू लूज मार्क्स जस्ट बिकॉज आप तुक्के लगा रहे हैं. हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट गेसेस लगा रहे हैं, लाइक आपको लग रहा है आपको जीके में कहीं सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, मेरी ये स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं इंटेलिजेंट गेसेस लगाता था. इन द सेंस, अगर मेरे को लग रहा है कि मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है, रीजनेबली श्योर हैं, तो आप ऑब्वियसली रिस्क ले सकते हैं. अगर आप 2 आंसर्स तक नैरो डाउन कर लेते हैं, 4 में से 2 ऑप्शन तक आप नैरो डाउन कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और आपको रीजनेबली श्योर लग रहा है, तो आप रिस्क ले सकते हैं. उसके अलावा ब्लाइंड रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग काफ़ी आपको नेगेटिवली आपका रिजल्ट अफेक्ट कर सकती है. काफ़ी लोगों का हुआ भी है इस साल. तो इंटेलिजेंट गेसेस लगाइए और मेनली ज़्यादा उन क्वेश्चन पे फोकस करिए जो आपको आते हैं. पेपर करते समय भी उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस रहना चाहिए. और लास्ट में फिर आप थोड़ा टाइम बचा के रखें उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको लगता है कि मुझसे हो सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस कई बार क्लैट में देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि वो कोई भी नहीं करके आ सकता. तो उन पे ना तो डीमोटिवेट होइए और ना बहुत ज़्यादा टाइम उन पे अपने को वेस्ट करना है. देन कमिंग टू द रोल ऑफ कोचिंग, तो मैंने पर्सनली 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स में 11th-12th में मैं था लॉ प्रेप जयपुर में. तो अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कोचिंग अगर नहीं ले सकते हैं तो क्या इज़ इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? नो, इट्स नॉट. ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के लोग नहीं करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर. इट्स पॉसिबल. कोचिंग का मेरे को लगता है फ़ायदा ये रहता है कि सबसे पहले तो आप उन्हीं तरह के लोगों के साथ हैं जो उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं. मैं लॉ प्रेप जयपुर में मैंने 2 साल कोचिंग ली. तो जब मैं वहाँ पे उन लोगों से मिलता था जो मेरे जितने ही, मुझसे ज़्यादा भी डिटरमाइंड थे, मेरे जितने डिटरमाइंड थे उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो अपना 100% एफर्ट डाल रहे थे. और ये काफ़ी मोटिवेटिंग होता है आपके लिए भी, क्योंकि आप भी इससे पुश रहता है आपको. फिर कोचिंग पे आपको आपके टीचर्स अच्छे से आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से गाइड कर देते हैं कि आपको अगला क्या परस्यू करना चाहिए. और थर्डली, मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो वो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही ज्वाइन करते हैं. आपको मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. लाइक मेरे मेंटर थे यहाँ पे नवनीत सिंह सर लॉ प्रेप जयपुर में.
उन्होंने मुझे काफ़ी क्लैट के टाइम गाइड किया, मेरी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी में मुझे गाइड किया। तो ये कोचिंग का आपको फ़ायदा मिल सकता है। बट देन अगर कोई किसी सिचुएशन की वजह से आप नहीं कर सकते हैं कोचिंग, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। आप बस अच्छे सोर्सेज पकड़िए, कहीं अच्छा एक टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लेके रखिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से, मॉक टेस्ट से आपको मैंने बताया काफ़ी हेल्प मिलती है। और इस चीज़ को अपने को बॉक डाउन मत करने दीजिए। अपने एफर्ट में अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं पूरे साल और आप कंसिस्टेंटली तैयारी अच्छे से कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो फिर बहुत ज़्यादा अगर कोचिंग नहीं है तो इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बट अगर आप ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, उसके बहुत फ़ायदे भी हैं, तो वो आप पे है। माई लास्ट मैसेज टू एवरीवन इज़ बी रेगुलर, be honest to your effort, don't feel down, and prepare with a positive mindset for CLAT. Be consistent in your preparation, be honest in your efforts and put in your best. I'm sure I'll see some of you at Nagar Bhavi, and thank you for watching DKD.